गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। क्या हुआ, लेट हो गया आज? लेट हो गए लड़के, क्या हो गया? चलो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। कोई डाउट है बेटा इसमें? इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में एनी डाउट्स बेटा? सर हाँ जी बोलो बेटा। हेलो, क्या म्यूट अनम्यूट नहीं हो पा रहा? चलिए एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, मतलब इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम से ही, और फिर आज करेंगे हम कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो आज हम लोग कंस्ट्रेंट्स करेंगे, और लेकिन उससे पहले एक सवाल हम ले रहे हैं फ्रॉम द इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। So this is M1 1 kg। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? एक मिनट। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग बेटा। चलिए, अभी आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। चलिए, अंशिका को तो आ रही है बेटा। अदनान आपको आ रही है? अब यहाँ तो रीजॉइन कर लो बेटा अदनान। अच्छा अंशिका, हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, तो वो आपको आते हैं ठीक से? आ गए हैं समझ में? सर एक्चुअली लास्ट क्लास में मैं पूरे टाइम नहीं थी। और क्यों नहीं थे? सर एक्चुअली मैंने ज्वाइन तो किया था, पर ना मेरा वाईफाई काम नहीं कर रहा था, तो बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रही थी, तो फिर लास्ट में वो चल ही नहीं रहा था, तो आई हैड टू लीव। चलो ठीक है, हेलो कोई बात हेलो सर, सॉरी मेरे इसमें प्रॉब्लम हो गई थी हेडफोन्स में। नहीं। अब ठीक है, आवाज आ रही है जी बेटा अदनान? जी सर, आ रही है। मेरी प्रॉब्लम चलो हो गई। थैंक यू सर। ओके। चलो, तो मैं एक काम करता हूँ, इनर्शियल नॉन इनर्शियल को जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ हल्का सा, और फिर हम अप्लाई कर लेते हैं दो एक सवालों में, सो दैट अंशिका भी सीख जाए और आपका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो अंशिका जी पहले आप ये समझे कि चाहे हम काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, चाहे लॉज ऑफ मोशन या फिजिक्स में कभी कुछ करते हैं, तो खासतौर से मैकेनिक्स में हमें एक रेफरेंस फ्रेम चाहिए होता है। तो रेफरेंस Yes. फ्रेम है ना, रेफरेंस फ्रेम जो है वो बेसिकली एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम with respect to which observer makes the observations, right? यानी अगर आपको पोजीशन देनी है किसी की, तो आप क्या करोगे? जब तक कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं होगा तब तक उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखोगे? ठीक है ना? तो आप जो है किसी के कोऑर्डिनेट्स अगर लिखना चाहते हैं तो आपको कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम तो चूज करना पड़ेगा ना पहले। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले चूज करेंगे, तब जाके उसके कोऑर्डिनेट्स देंगे, यानी पोजीशन देंगे या उसका पोजीशन वेक्टर देंगे। पोजीशन वेक्टर ये होता है ना, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। एंड पहला स्टेप यानी हमारा ये होता है कि हम उसके पोजीशन वेक्टर दे दें, कोऑर्डिनेट्स दे दें, और पोजीशन वेक्टर देने के बाद जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम, एक्चुअली वो dr/dt है एक्चुअली,
है ना। वेलोसिटी जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जो एक्सेलरेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम वो dv/dt है ना। तो यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको एक रेफरेंस फ्रेम चाहिए होता है, देन ओनली यू कैन स्टार्ट योर स्टडी फर्दर। तो यहाँ पर फिलहाल एक रेफरेंस फ्रेम शब्द जो है उसका मतलब है कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी XYZ एक्सिस। अब ये रेफरेंस फ्रेम हमेशा ऑब्जर्वर के साथ होता है। अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड से ऑब्जर्वेशन ले रहा है तो ये रेफरेंस फ्रेम फिक्स्ड है विद द ग्राउंड। अगर आप किसी कार में बैठ के ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो दिस रेफरेंस फ्रेम इज अटैच विद द कार एंड सो ऑन। यानी जहां पर भी बैठेंगे आप एज एन ऑब्जर्वर, ये फ्रेम आपके साथ रहने वाला है ना, और विद रिस्पेक्ट टू इट ओनली यू विल मेक द स्टडी। फॉर एग्जांपल कार में आप मूव करते हैं तो आपको ट्रीज पीछे जाते हुए दिखते हैं ना, एकदम दिखता है कि ट्रीज आर मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। वो क्यों? Yes, sir. क्योंकि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है तुम्हारा वो तुम्हारी कार में है, और उसके रिस्पेक्ट में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रीज आर चेंजिंग, है ना। जैसे मान लो चलो एक्स एक्सिस के अलोंग तुम मूव कर रहे हो तो ट्री भी तुम्हें -x में जाता हुआ नजर आएगा, बिकॉज उसका एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज हो रहा है, वाई और जेड चेंज नहीं हो रहा। तो ट्री आपको हवा में ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आता कि वाई में चला गया, जेड में चला गया, वो आपको जस्ट एक्स में जाता हुआ नजर आ रहा है। इफ यू आर मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन देन द ट्री इज गोइंग इन द -x डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू यू। तो रिलेटिव वेलोसिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और रिलेटिव वेलोसिटी पूरा कॉन्सेप्ट इसी पर बेस्ड है कि कौन से फ्रेम से आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। क्या ये क्लियर है? ठीक है जी बेटा, यहां तक क्लियर। अब रेफरेंस फ्रेम जो है, यहाँ पे दो केसेस पॉसिबल है, आइदर वो एसिलेट कर रहा है या वो एसिलेट नहीं कर रहा, है ना। तो रेफरेंस फ्रेम को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो हो गया इट इज नॉन एसिलरेटिंग। इसका मतलब क्या है? आइदर इट इज एट रेस्ट और मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है ना। तो नॉन एसिलेटिंग फ्रेम का नाम है इनर्शियल फ्रेम्स। ऐसे फ्रेम को क्या बोलते हैं हम? इनर्शियल फ्रेम्स, यानी जिनका एसिलेशन 0 हो उन्हें हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम्स। एंड लॉज ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉज आर वैलिड। न्यूटन्स लॉज आर वैलिड इन दिस फ्रेम। न्यूटन्स लॉ है, इसी में वैलिड रहते हैं, यानी नेट फोर्स इक्वल टू ma, या जो भी आपको लगाना है ना, खासतौर से न्यूटन सेकंड लॉ बोल सकते हो, इज वैलिड इन दिस फ्रेम। दूसरा फ्रेम क्या है? एसिलेटिंग फ्रेम, यानी आप ऐसी कार में बैठ के ऑब्जर्वेशन ले रहे हो जो एसिलेट कर रही है, तो आपका रेफरेंस फ्रेम यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कार के साथ अटैच है। तो कार का अटैच है तो ये कैसा फ्रेम हो गया? ये एसिलेटिंग फ्रेम। तो एसिलेटिंग फ्रेम का नाम है नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। एंड न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड। न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड इन दिस फ्रेम, ठीक है ना। इस फ्रेम में वैलिड नहीं रहते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे यूजिंग न्यूटन्स लॉ। कर पाएंगे, नॉन इनर्शियल से कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए एक मैथमेटिकल टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, द एप्लीकेशन ऑफ द सूडो और इमेजिनरी फोर्स, राइट। तो यानी अब हमें लिखना है इफ वी वर्क फ्रॉम अ नॉन इनर्शियल फ्रेम we can apply Newton's laws after using by using a mathematical technique of applying pseudo pseudo or imaginary force on the body under observation या under study, ठीक है ना। एक इमेजिनरी फोर्स लगाकर हम न्यूटन्स लॉ लगा सकते हैं इफ वी आर वर्किंग फ्रॉम अ नॉन इनर्शियल फ्रेम।
है ना। नॉन स्टेबल मतलब एसिलेटिंग फ्रेम, और फ्रेम मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम, और कोऑर्डिनेट सिस्टम किसके साथ होता है, ऑब्जर्वर के। और ऑब्जर्वर कहाँ होता है भाई, जहाँ पे होता है, जैसे ग्राउंड पे है तो ग्राउंड पे है, कार पे है तो कार है। तो यानी अगर आप कार से ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो योर फ्रेम इज अटैच विद यू या अटैच विद द कार, कह सकते हैं। अब सूडो फोर्स लगानी कैसे है ना, ये हमें अंडरस्टैंड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये कोई ट्रॉली एंड यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक इसका मास है, और आप ऑब्जर्वर हैं, एंड ये जो ट्रॉली है वो एक्सीलरेट कर रही है इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन विद ए, एंड यू आर मेकिंग अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक। तो व्हाट यू विल डू, यू मेक मार्क सम रियल फोर्सेस जो हैं, जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन तो लगेगा ही, mg भी लगेगा, और ये आप लगा देंगे एक सूडो फोर्स, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो फ्रेम के एक्सीलरेशन के अपोजिट है। ये है एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम, एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो डायरेक्शन ऑफ द सूडो फोर्स क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ द सूडो फोर्सेस opposite to the direction of the frame, no, direction of the acceleration of the frame। यानी जिस फ्रेम से आप वर्क कर रहे हैं उस फ्रेम का जो एक्सीलरेशन है उसके अपोजिट होगा डायरेक्शन ऑफ द सूडो फोर्स। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द सूडो फोर्स क्या है, वो है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास क्या है, मास ऑफ द बॉडी, है ना, अंडर स्टडी, यानी जिसका अपने फ्री बॉडी डायग्राम बना रखा है, जिसको स्टडी कर रहे हैं, और ए क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम। यानी फ्रेम का जो एक्सीलरेशन होगा उसका मैग्नीट्यूड है ये स्मॉल ए। तो ये आप पूरा पहले अच्छे से नोट कर लें, है ना, ये थ्योरी कि भाई रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, ठीक है, क्या होता है भाई, ये होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। और रेफरेंस फ्रेम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम, आइदर इट इज नॉन एसिलेटिंग और एसिलेटिंग। नॉन एसिलेटिंग को क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम्स। न्यूटन्स लॉज कहाँ वैलिड होते हैं, इनर्शियल फ्रेम्स में। एसिलेटिंग फ्रेम में वैलिड नहीं होते, पर वैलिड करवा दिए जाते हैं बाय यूजिंग अ मैथमेटिकल टेक्निक ऑफ अप्लाइंग अ सूडो फोर्स, इमेजिनरी फोर्स। अब ये सूडो फोर्स किधर लगती है और कितनी लगती है, तो जो फ्रेम का एक्सीलरेशन है उसके अपोजिट लगती है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये m इंटू ए के बराबर होता है। m क्या चीज है, मास ऑफ द बॉडी ऑन विच यू आर अप्लाइंग दिस फोर्स। व्हाट इज ए इज द एक्सीलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम फ्रॉम विच यू आर वर्किंग, ठीक है ना, जो एक्सीलरेटिंग फ्रेम है उसके ए के मैग्नीट्यूड है ये। तो ये बात समझनी है, इसे नोट कर लो पहले। सर ये बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, आप थोड़ा जूम इन कर दो। भाई मैंने ये सारा एक साथ आ जाए इसलिए ऐसा किया है, मैं जूम कर देता हूँ, लेकिन बच्चे कई बार बोलते हैं कि सर आप ऐसे लिख दो हम जूम कम कर लेंगे। चलो ये मैंने लिखा है, पहले बता देना कहाँ से मुझे फिर करना है, मैं स्क्रॉल कर दूँ। सर इसके नीचे से, इससे नीचे, यहाँ से, सर यहाँ से इफ वी वर्क कहाँ से, ठीक है बेटा।
सर आपने ये क्या लिखा है, डायरेक्शन ऑफ दी? डायरेक्शन ऑफ द सूडो फोर्स। ओके सर। पीस का गायब हो गया, मैं लिख देता हूँ। सूडो फोर्स, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ द सूडो फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, of the frame. सर हो गया। पूरा कर लिया, ये देखो लास्ट में। यस सर। ओके, चलिए लास्ट क्लास में मैंने इसके एप्लीकेशन में एक दो सवाल कराए थे, है ना। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि बहुत अच्छे से अनदान को भी क्लियर हो जाए और आपको भी हो जाए। तो यहाँ पे देखो एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन होता है, जैसे एक ना कार है मान लो ये, और कार की सीलिंग से एक बॉब हैंग कर रहा है, सिंपल पेंडुलम का बॉब, मास एम, such that string is making fixed angle with a vertical theta, and this car is going in the forward direction with the acceleration a naught, right? तो आपको मान लो क्या निकालना है, ए नॉट निकालना है। ए नॉट को अननोन कर देते हैं, चलो पिछली बार हमने कुछ और किया था, थीटा को किया था, थीटा नोन है, एम नोन है मान लो, और आपको ए नॉट की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले समझो कि अगर मुझे इसे नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम से करना है तो मैं इसके अंदर जाके बैठ जाऊंगा कार के। Now from the car I am observing this simple pendulum, this bob, तो मुझे क्या नजर आ रहा है, is it moving or is at rest? अंशिका क्या आएगा नजर? सर मूविंग। नो बेटा नो, जैसे तुम कार के अंदर होते हो तुम स्टीयरिंग को देखती हो, स्टीयरिंग मूविंग दिखती है क्या? नो सर। है ना, जैसे कि अर्थ है, अर्थ मूविंग है एक्चुअली, देखा जाए तो रिवॉल्व कर रहा है ना, रोटेट कर रहा है, बट हमें ट्रीज व्रीज सब मूविंग थोड़ी दिखते हैं, वो तो फिक्स है ना, अर्थों में रेस्ट पे दिखता है। yes. तो वैसे ही कार के जब अंदर होगे तो कार के अंदर का सारा ऑब्जेक्ट हमें रेस्ट पे दिखेगा, अनलेस उसका कोई रिलेटिव मोशन ना हो विद रिस्पेक्ट टू द कार। जैसे मैंने कहा कि द स्ट्रिंग इज मेकिंग फिक्स्ड एंगल विद द वर्टिकल, इट इज थीटा, दिस एंगल इज नॉट चेंजिंग, मतलब ये ऑसिलेट नहीं कर रहा, कार के अंदर ये ऑसिलेट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये कार के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में। और अगर ये रेस्ट में है तो हमें भी तो भाई रेस्ट में ही दिखेगा, क्लियर है? तो यानी हमें दिखा yes. रेस्ट में, रेस्ट में दिखा। अब हमने इस पे फोर्सेस मार्क करनी शुरू की, बॉडी हमारे लिए इक्विलिब्रियम है, तो एक तो हमने टेंशन मार्क की और ये हमने किया mg, और एक फोर्स हमें और मार्क करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि हम नॉन रेशियल फ्रेम से वर्क कर रहे हैं, हम कार के अंदर से बैठ के वर्क कर रहे हैं, तो वी शुड आल्सो अप्लाई अ सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स लगती है इस ए नॉट के अपोजिट, तो ये हमने अपोजिट लगा दिया, m इंटू ए नॉट। तो ये हो गया बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम, टेंशन इन दिस डायरेक्शन, सूडो इन दिस डायरेक्शन एंड mg इन दिस डायरेक्शन, और ये वर्टिकल से एंगल है थीटा। तो टेंशन का कंपोनेंट जो हो जाएगा ऊपर वो क्या हो जाएगा, t cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, t sin थीटा, राइट, यही होगा ना। और हमें ये रेस्ट में नजर आ रहा है, मतलब नेट फोर्स इन द x डायरेक्शन शुड बी 0, नेट फोर्स इन द y डायरेक्शन शुड बी 0। तो हम क्या करेंगे, t cos थीटा को, और सॉरी t sin ले लेते हैं, चलो x डायरेक्शन में नेट फोर्स को 0 कर रहे हैं, तो t sin थीटा इज बैलेंस्ड बाय m a नॉट एंड t cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय mg। तो वी गॉट टू इक्वेशंस, है ना, हमें कोई एक्सेलरेशन नहीं दिखा, हमें ये रेस्ट पे दिखा है, और हमने नेट फोर्स को 0 किया है इन द x एंड इन द y direction. Now if I divide these two, what will get, tan theta is equal to a naught upon g, or a naught is g tan theta. तो मुझे एक्सेलरेशन मिल गया फ्रेम का या कार का g tan theta। क्या ये बात समझ में आ गई है? इसे नोट भी कर लें। yes, sir. और फिर हम इसी सवाल को इनर्शियल यानी ग्राउंड फ्रेम से भी करेंगे। तो ये मैंने बताया नहीं अभी, अर्थ ऑल्दो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इज नॉट इनर्शियल फ्रेम बिकॉज ये रोटेटिंग फ्रेम है, लेकिन इसको अज्यूम कर लिया जाता है इनर्शियल फ्रेम, यानी अर्थ को हम एक इनर्शियल फ्रेम अज्यूम करते हैं, ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो वो मैं भी सेकंड सॉल्यूशन में बताऊंगा, तो इसे आप पहले नोट कर।
सर वो आपने ए नॉट लिखा है ना? हाँ जी बेटा, ए नॉट लिखा है। तो सर हमने इनिशियल फ्रेम से किया है या फिर नॉन इनर्शियल? बेटा ये हमने नॉन, देखो सूडो फोर्स हमने लगाई है ना, यस सर। तो सूडो फोर्स कौन से फ्रेम से लगाते हैं? सर नॉन इनर्शियल। और नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब है कार के अंदर बैठ के हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है या ग्राउंड से? सर अंदर। राइट। और ये मैंने ऑब्जर्वर बनाया भी हुआ है, देखो ये मैंने बनाया हुआ है ना ऑब्जर्वर। दिस ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग इनसाइड अ कार एंड इज मेकिंग द ऑब्जर्वेशन, इज मेकिंग अ फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये सारा इस व्यक्ति ने बनाया जो कार के अंदर बैठा हुआ है, तो दैट्स व्हाई इसने सूडो फोर्स भी लगाया है। अब हम इसी प्रॉब्लम को थोड़ी देर में करेंगे फ्रॉम द इनर्शियल फ्रेम, यानी अब ये ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा हो जाएगा? आगे ग्राउंड पे। और फिर देखेंगे, क्योंकि अब सूडो तो लगाना नहीं होगा, है ना, तो देखेंगे अब ये क्या करेगा और कैसे बनाएगा इक्वेशंस और क्या आएगा आंसर। तो यहाँ तक आपने कर लिया? यस सर। चलिए अब देखते हैं इसी सवाल को कि अगर मान लो ये कार है और कार की सीलिंग से ये बॉब और ये फिक्स एंगल बना रहा है थीटा विद द वर्टिकल, एंड नाउ दिस ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो ये क्या ऑब्जर्व करेगा? द कार इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद ए नॉट एंड सो इज दिस ब्लॉक, दिस बॉब एक्चुअली। तो इन बॉब भी उसको आगे जाता हुआ नजर आएगा विद द सेम एक्सेलरेशन ए नॉट, क्योंकि जब कार आगे जा रही होती है ए से तो उसका स्टीयरिंग भी आगे जा रहा होता है ए से, उसकी सीट भी जा रही होती है आगे ए से, तो इसका मतलब कार के अंदर जो बैठा हुआ वो भी आगे जा रहा होता है ए से। तो यानी ये बॉब जो कि मूव नहीं कर रहा रिस्पेक्ट टू द कार, इट इज आल्सो मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन ए नॉट। तो ये हमने मार्क कर दिया, फ्री बॉडी बना रहे हैं। तो ऐसे बनाते हैं, टेंशन इस तरफ लगना ही है, mg इधर लगना ही है, सूडो हम मार्क करेंगे नहीं इस बार, और एक्सेलरेशन मार्क कर देंगे हॉरिजॉन्टली, बिकॉज कार का एक्सेलरेशन अगर हॉरिजॉन्टल है तो इस बॉब का भी हॉरिजॉन्टल होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब ये जो ऑब्जर्वर है वो कहेगा कि भाई एक्सेलरेशन तो केवल एक्स में है, वाई में तो है ही नहीं। तो टेंशन का जो कंपोनेंट है वाई में वो क्या कर रहा है? वो mg को बैलेंस कर रहा है, और जो कंपोनेंट इसका एक्स में है यानी टी साइन थीटा, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है इन द ब्लॉक या इन द बॉब एक्चुअली। तो मैंने लिखा न्यूटन सेकंड लॉ से कि टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए नॉट, एंड दिस टाइम दिस एम ए नॉट इज नॉट अ फोर्स, इट इज द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। यानी जो भी नेट फोर्स लगा है वो इसके मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर है, यानी ये न्यूटन सेकंड लॉ हमने अप्लाई किया है। और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है? T cos theta is balancing mg because in the y direction the acceleration of the bob is zero. It is not at all moving in the y direction. It is only moving in the x direction. तो इसका एक्सेलरेशन केवल x में है, y में है नहीं। तो y में जब एक्सेलरेशन नहीं है तो y में नेट फोर्स भी क्या होगी? जीरो। जीरो। और जब हाँ वेरी गुड, और जब नेट फोर्स जीरो होगी तो T cos theta जो ऊपर लग रहा है वो नीचे वाले फोर्स को क्या कर रहा होगा? बैलेंस। तो T cos theta is equal to mg. Again we got the same equations. So we'll get the same answer also. Divide कर दें तो tan थीटा क्या आता है? A नॉट अपॉन G या फिर A नॉट क्या आएगा? G tan थीटा। तो हमने देखा कि दोनों मेथड में आंसर सेम है, लेकिन ऑब्जर्वेशन अलग थी। कार के अंदर से बॉब रेस्ट में दिख रहा था और हम बेसिकली फोर्सेस को जस्ट बैलेंस कर रहे थे, हमारे लिए बॉडी इक्विलिब्रियम में थी। लेकिन ग्राउंड से हमने देखा तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, वो एक्सेलरेट कर रही है, वो भी इन दी एक्स डायरेक्शन। तो हमने एबीडी बनाया और इस बार हमने कोई सूडो फोर्स नहीं लगाई और अल्टीमेटली आंसर हमें वही मिला।
तो सर सेम आंसर हमेशा होता है या फिर सिर्फ इस केस में है? ना ना, आंसर तो हमेशा सेम ही आएगा बेटा। अगर मान लो कोई कहता है कि भाई कार का एक्सेलरेशन निकालो, तो इट्स अ चॉइस ऑफ योर मेथड कि यू आर चूजिंग इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। बट अगर एक्सेलरेशन ऑफ द कार निकालना है तो भाई वो तो यूनिक वैल्यू होगी ना। ये थोड़ी है कि भाई एक्सेलरेशन निकालना है कार का मतलब विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर वो 5 है तो वो 5 है। अब जैसे मर्जी सॉल्व करो आप। तो अगर आपने अंदर से सॉल्व किया तो भी वो 5 आया, बाहर से किया तो भी 5 आया, क्योंकि वो 5 था क्या, वो था 5 रिस्पेक्ट टू दी ग्राउंड, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो भाई एक यूनिक वैल्यू ही आएगी, दो वैल्यू एक साथ तो आएंगी नहीं। ठीक है ना, तो हमेशा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। चलिए, इसे अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं एक और सवाल पूछता हूँ। तो ये हो गया बेटा? सब बस एक मिनट लिख रही हूँ। हाँ, कर लो। सर डन। ओके बेटा, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और इसके ऊपर एक रखा हुआ है ब्लॉक। So the inclined plane is oscillating in this direction such that the small m is at rest with respect to the inclined plane. यानी ये इंक्लाइन प्लेन बिल्कुल स्मूथ है, फ्रिक्शन कहीं नहीं है, और ये स्मॉल m जो है वो इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। स्मॉल m इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है ना, ये गिवन है। तो क्वेश्चन फिर से क्या है, फाइंड ए नॉट। फिर से एक्सेलरेशन निकालना है हमें, तो पहले से नोट कर लो क्वेश्चन को। सर डन। तो अब हम पहले से करेंगे, कौन से फ्रेम से करें बताओ, इनर्शियल से कि नॉन इनर्शियल से? हाँ जी अंशिका, कौन से फ्रेम से करें भाई? सर इससे हम इनर्शियल फ्रेम सर। इनर्शियल से करें? यस सर। तो इनर्शियल के लिए ऑब्जर्वर को बताओ कहाँ खड़ा किया जाए, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर या ग्राउंड पे? बाहर। बाहर, सर ग्राउंड पे। वेरी गुड। तो ये ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हो गया और देखा इसने फोर्सेस क्या क्या लग रही हैं। नॉर्मल रिएक्शन तो लगेगा यहाँ और mg लगेगा यहाँ, ठीक है जी। और एक्सेलरेशन जो होगा वो सेम होगा जो कि किसका है, इंक्लाइन प्लेन का, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में तो ये मूव कर नहीं रहा। तो इसका मतलब इट इज ये ऐसा है जैसे स्टिक कर दिया, ग्लू से चिपका दिया गया हो, है ना। ऑल्दो स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है, बट ये जब मूव ही नहीं कर रहा तो एक तरह से फिक्स हो गया, ये देता है इंक्लाइन प्लेन। और जब इंक्लाइन प्लेन ए नॉट से एस्लेट कर रहा है, मतलब इसका हर पॉइंट ए नॉट से ही एस्लेट कर रहा है, तो स्मॉल एम भी ए नॉट से ही एस्लेट करेगा। तो एन के कंपोनेंट्स क्या हो गए, एन कॉस थीटा हो गया ऊपर और एन साइन थीटा हो गया इधर। कंपोनेंट लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, देख लेना। नो सर। अच्छा, अब एन साइन थीटा इज द फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन
तो हम लिख सकते हैं n sin थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए नॉट. दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन. और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए n cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg. डिवाइड कर देते हैं दोनों को, है ना. डिवाइड किया हमने तो tan थीटा आ गया फिर से a नॉट बाय g. तो a नॉट क्या आ गया, g tan थीटा. तो इंक्लाइन प्लेन का ये एक स्पेशल एक्सेलरेशन है. अगर इस एक्सेलरेशन से मूव करेगा इन दिस डायरेक्शन तो दिस स्मॉल m विल नॉट मूव विद रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइन. और अगर इस a से कम हो गया तो ये नीचे स्लाइड करेगा, और ज्यादा हो गया तो ये ऊपर स्लाइड करेगा. बट अगर ये मतलब ऊपर स्लाइड करेगा मतलब ऊपर जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइन प्लेन. ऑल्दो ग्राउंड से सामने जा रहा होगा, आगे जा रहा होगा, बट विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन ये ऊपर की तरफ जाएगा अगर इस a की वैल्यू इस g tan थीटा से ज्यादा हो जाए. खैर अभी तो उस केस को छोड़ते हैं, इसी केस पे रहते हैं. ये अगर a g tan थीटा है तो दिस स्मॉल m is not going to move with respect to the inclined plane. चलिए इसे नोट कर लेते हैं और फिर मैं चाहूंगा आप इसको थोड़ा सॉल्व करें फ्रॉम द नॉन इनर्शियल फ्रेम. यानी कि अब इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जाके ऑब्जर्वर को बिठा दो और इक्वेशन बनवा दो इससे, और फिर देखते हैं क्या आता है आंसर. सब डन. ओके चलिए अब बात Sir? करते हैं. हाँ जी बोलो बेटा. सर हमने जो पिछला केस देखा था उसमें भी a नॉट इज इक्वल टू g इंटू tan tan थीटा ही थीटा आएगा. आ रहा था. बिल्कुल सही तो बात है. सर सब में ऐसे ही होता है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब में नहीं होता है ना. सब में नहीं होता, लेकिन ये दोनों केसेस ना एक्चुअली आइडेंटिकल ही है. जो काम वहां पे टेंशन कर रही थी वो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कर रहा है. देखने में सवाल डिफरेंट है बट एक्चुअली ये सेम सवाल है, मतलब सिचुएशन वाइज. ठीक है ना, ये अलग बात है, फोर्सेज अलग अलग है. वहां देखो ध्यान से, वहां टेंशन लग रही थी और वर्टिकल से एंगल थीटा था टेंशन का. यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और एंगल थीटा है. तो सिचुएशन बिल्कुल आइडेंटिकल है एक्चुअली, इसलिए आंसर भी सेम आ रहा है. ठीक है ना, पर हमें ऐसा कुछ याद नहीं करना. देखो याद कम करना है, बात को समझना ज्यादा है. राइट. शुरू में थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन चीजें फिर आपको बहुत इजी हो जाएंगी, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन द फंडामेंटल ऑफ द होल थिंग. मतलब अगर ये अच्छे से आएगा तभी आगे की चीजें भी आपके कमांड में आएंगी. तो है इजी, है बहुत इजी है, बस मजा लेना है इसमें. क्वेश्चन करने हैं, घर में बैठ के प्रैक्टिस करनी है, एबीडीज बनाने, है ना. अगर आप ये काम करोगे तो आपका एक्सपर्टाइज आ जाएगा, फिर आपको बहुत मजा आएगा फिजिक्स में. लेकिन ये पार्ट अगर वीक रह गया तो फिर फिजिक्स से यार डिफिकल्ट कुछ नहीं रहने वाला आगे. ये भी समझना है. ठीक है ना. नहीं तो इजी है, बहुत इजी है ये सब्जेक्ट. बस आपको ये फंडामेंटल जो बातें हैं ना, जैसे आगे चैप्टर्स आएंगे कुछ, ये शुरू के 4-5 चैप्टर सब फंडामेंटल चैप्टर्स हैं. जैसे न्यूटन लॉज हैं, फिर वर्क पर एनर्जी है, मोमेंटम कंजर्वेशन है. ऑल दीज आर वेरी फंडामेंटल चैप्टर्स. ये 12th में भी यूज होने वाले हैं. मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा, कभी एनर्जी कंजर्व करेंगे, कभी हम है ना मोमेंटम कंजर्व करेंगे, कभी हम फोर्सेस की बात करेंगे. तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी बेसिक्स एंड वेरी मच रिक्वायर्ड इन ऑल दी चैप्टर्स एंड मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स. चलिए तो ये आपने क्लियर कर लिया. अब मैंने कहा था कि इसे नॉन शेल फ्रेम से करना है. ठीक है ना. तो चलिए डायग्राम बनाते हैं. तो ये इंक्लाइन प्लेन है, ये ब्लॉक है, और इस बार हम जाके खड़े हो गए हैं ऑन द इंक्लाइन प्लेन. तो अब हमारे लिए स्मॉल m क्या है, रेस्ट में है. फ्री बॉडी तो भैया बनेगा ही. नॉर्मल रिएक्शन जैसे यहाँ आएगा, ये एंगल थीटा होगा, ये n cos थीटा होगा, ये n sin थीटा होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. और mg नीचे होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है. बट अगर एक्सेलरेशन फ्रेम का इधर है a नॉट, तो सूडो हमें अपोजिट लगानी पड़ेगी, स्मॉल m इंटू a नॉट. Now for us only 4 forces are acting on it. One is n cos theta, फिर n sin theta, ma naught और mg. और x में भी फोर्सेस बैलेंस करेंगी और y में भी बैलेंस करेंगी. तो चलो पहले x में बैलेंस करते हैं. तो n sin theta is balanced by ma naught and vertical में n cos theta is balanced by mg. फिर से वही डिवाइड किया, tan theta a naught by g आया, तो a naught हमारा g tan theta आ गया. ये इतने कॉमन सवाल है कि जब आप कभी कोई कॉम्पिटिटिव एमसीक्यूज दोगे ना तो आपको डायरेक्टली दिख जाएंगे, तो आप आराम से टिक करके आगे निकल सकते हो. लेकिन इसके जो बेसिक्स हैं तो जब भी ड्राइव करना पड़े आप कर पाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है.
चलिए, तो क्या ये क्लियर है? यस सर। चलिए बढ़िया। तो अब हम क्या करते हैं, एक सवाल और देखते हैं। तो जो मैंने लास्ट क्लास में लिया था वही मैं फिलहाल अभी ले रहा हूँ। हाँ, वैल्यूज चेंज हो सकती है, वो अलग बात है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने पुली बनाया एक लिफ्ट के अंदर, और ये मैंने ब्लॉक लिया। चलो इसे भी मैं 5 kg ही ले लेता हूँ, और ये 10 kg ले लेता हूँ। और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, लिफ्ट जा रही है ऊपर विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि भाई इन ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन क्या होंगे विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट। पहला पार्ट तो यही है, और फिर दूसरा होगा विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो चलिए पहले निकालते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द accelerations of the blocks with respect to the lift। ठीक है ना, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे। अच्छा, ये याद रखना, जब भी रिस्पेक्ट टू लिफ्ट निकालना है तो ऑब्वियस है कि आप लिफ्ट के अंदर जाके बैठ के सॉल्व करो, तो जो भी एक्सेलरेशन आपको वहां उस फ्रेम से दिखेगा वही होगा रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम। तो ये हिंट एकदम दे रहा है कि आपको प्रॉब्लम को कहां से सॉल्व करना चाहिए, फ्रॉम द लिफ्ट फ्रेम। तो अब लिफ्ट में जाके बैठ गए, और ये 10 kg का आपने एक्सेलरेशन मान लिया नीचे स्मॉल ए, और इसका मान लिया ऊपर स्मॉल ए। बिल्कुल एडवोड मशीन की तरह, कि जब पुली रेस्ट में होता है, फिक्स पुली होता है, तो एक ब्लॉक अगर नीचे आ रहा है ए से, तो दूसरा ए से ऊपर जाएगा, ऐसा मान सकते हैं। पर ये दीज टू एक्सेलरेशंस आर विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट, नॉट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा वो हम थोड़ी देर बाद निकालेंगे। चलिए अंशिका, यहाँ से क्लियर है? यस सर। चलिए, अब क्या है कि जब हम लिफ्ट से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, यानी एक्सीलरेटिंग फ्रेम से कर रहे हैं, तो हमें सूडो फोर्स तो लगानी पड़ेगी। तो mg भी लगाएंगे, mg तो 5g है, और ये 10g है, राइट। और नीचे सूडो फोर्स भी लगानी पड़ेगी। अब देखना किधर लगानी पड़ेगी, ये तुम बताओगी। चलो, फ्रेम का एक्सीलरेशन ऊपर है, तो बताओ 10 kg पर सूडो फोर्स किधर लगेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द 10 kg ब्लॉक बना देता हूँ। तो वन फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड, T, mg यानी 10g is acting downward, and acceleration भी मैंने इसके नीचे लिया है with respect to the lift. Now you just tell me in which direction the pseudo force should be acted on this body. सर अपवर्ड्स। अगर अपवर्ड कर दोगे बेटा, तुमने अभी जो नोट्स बनाए थे उसमें क्या लिखा था? सर मैंने उसमें एरो नहीं बनाया। नहीं, फ्रेम का जिधर एक्सेलरेशन होता है, फ्रेम का, Yes, फ्रेम कौन है? sir. लिफ्ट का एक्सेलरेशन कहाँ है? ऊपर। यस सर। तो फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट होता है सूडो फोर्स का डायरेक्शन। ये आपने लिखा था ना? तो सर लिफ्ट ऊपर जा रही है। हाँ, देखो वैसे तो जाना इज नॉट इम्पोर्टेंट, बात ये है एक्सेलरेशन किधर है। एक्सेलरेशन ऊपर है। Yes, मान लो sir. नीचे जा रही है विद द रिटार्डेशन, कोई चीज नीचे जा रही हो विद द रिटार्डेशन, तो उसका एक्सेलरेशन किधर है? नीचे या ऊपर? अगर आप नीचे जा रहे हो और आप स्लो हो रहे हो, तो आपका ए किधर है? डाउनवर्ड है या अपवर्ड है? So downwards. नहीं बेटा, डाउनवर्ड होता तो आपका वेलोसिटी बढ़ता, डिक्रीज ना Sir होता। upwards. हाँ, ठीक है ना। तो इसलिए जाना इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज इन विच डायरेक्शन द एक्सेलरेशन इज। So right now I have shown just the direction of acceleration. I'm not saying कि the lift is going up or down. I'm just saying the acceleration of the lift is in the upward direction. ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ जी अंशिका जी। So sir जो सूडो फोर्स होगी वो डाउनवर्ड्स होगी। शाबाश, बिल्कुल सही है। अगर फ्रेम का एक्सेलरेशन ऊपर है तो सूडो फोर्स डाउनवर्ड होगी। और कितनी होगी? मास ऑफ द बॉडी जो 10 kg है, और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम विच इज 2 kg। तो मैं इसको ए नॉट लिख देता हूँ, चाहूँ तो ए नॉट की वैल्यू बाद में पुट कर दूंगा। यस सर। ए नॉट लिख देता हूँ। तो 10 ए नॉट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, अब इसका फ्री बॉडी तो बन गया, टेंशन ऊपर, 10g नीचे, 10 ए नॉट नीचे, और फ्रेम के रिस्पेक्ट में आपका जो एक्सेलरेशन है मतलब इस ब्लॉक का 10 kg का, वो भी डाउनवर्ड है। ये है स्मॉल ए, एक्सेलरेशन ऑफ द 10 kg विद रिस्पेक्ट टू द लेफ्ट। अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? न्यूटन्स लॉ कैसे लगाएंगे? नेट फोर्स किधर लेंगे, नीचे या ऊपर?
सर ऊपर, इसका एक्सेलेरेशन किधर है बेटा? आपने एरो किधर लगाया है? सर डाउनवर्ड्स डाउनवर्ड्स। हाँ, जिधर ये होता है बेटा उधर ही नेट फोर्स होता है, ये याद रखना है। तो इसका मतलब 10G प्लस 10A नॉट माइनस टेंशन इक्वल टू MA। M कितना? 10 इंटू A। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी, राइट। और अब G की वैल्यू पुट कर दो, A नॉट की कर दो, जरा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। G 10 होता है तो ये हो गया 100, A नॉट 2 है तो ये हो गया 20, ये है माइनस टेंशन, ये है 10A, तो ये हो गया 120 माइनस T इज इक्वल टू 10A। तो मैं लिख सकता हूं इक्वेशन 10A प्लस T इज 120। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक ठीक है? इसे नोट भी कर लो। यस सर। नोट कर लो इसे। सर डन। अब हम बात करते हैं एबीडी ऑफ 5 kg ब्लॉक की। तो 5 kg ब्लॉक पर टेंशन ने तो लगना है ऊपर, अवे फ्रॉम द बॉडी, और mg ने लगना है यस नीचे, सर। यानी कि 5G। और एक्सेलरेशन इसका ऊपर दिखाना पड़ेगा, बिकॉज 10 kg अगर नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जा रहा होगा। अब तुम मुझे बताओ 5 kg ब्लॉक पे सूडो किधर लगाऊं, नीचे या ऊपर? सर ये ऊपर जा रहा है तो नीचे लगेगा। नहीं नहीं, इसके जाने से ले भी देखो, सूडो फोर्स का लेना देना इस बॉडी के जाने से नहीं है, उसका लेना सर देना लिफ्ट किससे के है? है। हाँ, तो लिफ्ट का ओके सर। एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर। तो सूडो किधर लगेगी? सर नीचे। शाबाश। तो मास इनटू ए नॉट, ठीक है ना? तो मास इनटू ए नॉट इज द सूडो फोर्स ऑन दिस बॉडी। नाउ नेट फोर्स किधर होगी, नीचे या ऊपर होगी? सर नेट फोर्स ऊपर होगी। शाबाश, अब समझ गए आप, बढ़िया। तो ये आपका हो गया 5 इंटू ए। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 5 इंटू 10 यानी कि 50, और 5 इंटू 2 यानी 10, और ये हो गया 5A, यानी T माइनस 60 इक्वल टू 5A, और T माइनस 5A इज इक्वल टू 60। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। समझ गया ना? यस सर। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं और T और A की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या करें, दोनों को ना माइनस कर देते हैं, T को कैंसिल करते हैं पहले। तो 10A प्लस T है, और ये T माइनस 5A है, ये आपका 120 है, ये आपका 60 है। इक्वेशंस को मैंने किया माइनस, है ना? इसको वैसे ऐसा लिख देते हैं, कैसा? माइनस 5A और प्लस T लिख देते हैं। और जब इक्वेशंस को माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे ना, तो ये T कैंसिल, तो ये आ जाएगा 15A, और ये आ जाएगा 60। तो यानी A की वैल्यू आ जाएगी 60 अपॉन 15। तो 5 से डिवाइड कर दें तो ये आ गया 12, और ये आ गया 3, और ये आ गया 4। वैसे भी 15 4 से 60 होता है। तो ये आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसे आप नोट कर लें पहले तो, और T भी निकाल देते हैं। T निकालते हैं इस इक्वेशन से। T हो जाएगा 60 प्लस 5A, यानी 60 प्लस 5 इंटू 4, दैट इज 80 न्यूटन। तो T भी आपका 80 न्यूटन आ गया है। सर जो टी है वो टेंशन है ना? हाँ जी बेटा, टेंशन है। और सर टेंशन की यूनिट न्यूटन होती है। अरे फोर्स है ना भाई, टेंशन भी तो। Yes, टेंशन, sir. नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, ये सब फोर्सेस हैं, और हर फोर्स का यूनिट तो न्यूटन ही होगा। यस सर।
चलिए यहाँ तक आ गया बेटा, ये कर लो, कंप्लीट कर लो। सर डन। ओके, चलिए अब देखते हैं कि भाई जो दोनों ब्लॉक्स के एसोलेशंस हैं वो ग्राउंड फ्रेम में क्या है। ये ठीक है, ब्राइटनेस कम कैसे हो गई है। राइट, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई ग्राउंड फ्रेम में क्या होगा, ठीक है ना। तो एसोलेशंस with respect to the ground frame. So next question है, find acceleration of 10 kg and 5 kg block with respect to ground, ठीक है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एसोलेशन क्या है। तो फिर से हमने फ्री बॉडी का डायग्राम बनाया किसका, 10 kg का। तो 10 kg का जो फ्री बॉडी बनाएंगे तो टेंशन ऊपर लगेगी, mg नीचे लगेगा, यानी 100 न्यूटन, है ना। और t है 80, तो एसोलेशन इसका मतलब इसका डाउनवर्ड है A1, यानी ग्राउंड फ्रेम से ये ऑब्जर्वेशन ले रहा है और सूर्य वो इस बार मार्क करेगा नहीं बिकॉज वो इनर्शियल फ्रेम से वर्क कर रहा है। तो लिखेगा वो 100 माइनस टेंशन इक्वल टू m इंटू A1 एंड टेंशन इज 80 जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो यहाँ से 20/10 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया एसोलेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। So acceleration of 10 kg block with respect to the ground is 2 meter per second square in the downward direction. चलिए नोट कर लेते हैं। और similarly we can find the acceleration of 5 kg block with respect to the ground. और इस बार देखना है सेम नहीं आने वाला ये, मतलब जैसे पहले आता था ना एक ब्लॉक नीचे ए से नीचे आ रहा है, दूसरा ए से ऊपर जा रहा है, बट इस बार ऐसा नहीं होने वाला। दोनों के एक्सेलरेशन डिफरेंट आने वाले हैं with respect to the ground because pulley is not fixed, है ना, pulley is attached with the लिफ्ट एंड लिफ्ट इज मूविंग, तो इसलिए दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पे नोट कर लो और फिर हम बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5 kg ब्लॉक। टेंशन ऊपर है, mg नीचे है और इस बार mg 50 है तो एक्सेलरेशन इसका ऊपर ही आएगा बिकॉज टेंशन इज 80। हम लिखेंगे t माइनस तो 50। यहाँ पे टेंशन 80 दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? बेटा हमने अभी अभी निकाला है ना जो हमने ये सर तो टेंशन। इसी के साथ कर रहे हैं हम। हाँ भाई ये वही तो सवाल है, बस ग्राउंड Okay, फ्रेम से देख रहे हैं, है ना। टेंशन तो डिफरेंट नहीं होगी ना, चाहे वो ग्राउंड से देखें चाहे वो लिफ्ट के अंदर हो, बट टेंशन जो है स्ट्रिंग में है ना, वो चेंज नहीं होगी। तो इसलिए वो टेंशन जो हमने निकाल ली है उसे हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो t माइनस 50 इक्वल टू ma, तो ये 80 है, ये 50 है, ये 580 है, तो 30/5 है, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है।
सर डन। ओके। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रैक्टिस बनती है कि आप रिलेटिव वाले फॉर्मूले से भी एसोलेशन निकाल लें ऑफ 10 kg एंड 5 kg, है ना। जैसे आपको मालूम है कि रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी इज va माइनस vv, यही होता है ना। यस सर। तो उसी तरीके से एसोलेशन ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा एसोलेशन ऑफ ए माइनस एसोलेशन ऑफ बी। यस सर। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे एसोलेशन ऑफ द ब्लॉक 10 kg ब्लॉक को क्या नाम दे दें, कुछ नाम दिया था ऊपर। 10 kg ब्लॉक को नाम दे देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं बी। ओके, और ये तो लिफ्ट है ही। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए रिस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस ए एल। और जब हम ये लिखते हैं ना ए रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तब तो हमें क्लियर है कि हम रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए की बात कर रहे हैं रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट। और जब हम कहते हैं ए ऑफ ए, तो ये ए ऑफ ए क्या होता है, रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, है ना। और ए एल का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक बात है। अब देखते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ ए रिस्पेक्ट टू लिफ्ट हमने कितना निकाला था। लिफ्ट के अंदर से हमने जो एक्सेलरेशन निकाला था वो क्या था, कितना है वो, ये 4 आया, देखो ध्यान से। अंशिका देख रहे हो, ये लिफ्ट के अंदर यस से सर। प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, 4 आया था डाउनवर्ड, है ना, इसका था डाउनवर्ड। तो इसका मतलब हमें यहाँ लिखना पड़ेगा -4j। डाउनवर्ड मतलब माइनस, और ऊपर होता तो प्लस जे होता, तो इसे लिख दिया मैंने -4j। कोई डाउट इसमें? नो सर। और एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट क्या गिवन थी, वो तो 2 थी और वो भी अपवर्ड यानी कि 2j। तो सॉल्व करके कितना आया, -2j। यानी एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या है, 2 इन द -y डायरेक्शन। और थोड़ी देर पहले देखो हमने यही तो सॉल्व किया था, ये था 2 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या ये क्लियर हो रहा है? यस सर। तो इसे कंप्लीट करते हैं और इसी तरीके से एक्सेलरेशन ऑफ बी निकालेंगे अब फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम, और वही आनी चाहिए वैल्यू जो अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी। तो यानी कहने का मतलब ये हम प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, यानी हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बनी चाहिए। ठीक है, कि न्यूटन्स लॉज हमने ग्राउंड से लगाए तो क्या किया, लिफ्ट से किया तो क्या किया, और रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन के फॉर्मूले लगाए तो भी हम क्या कर रहे हैं, एंड अगेन वी आर गेटिंग द सेम आंसर्स। हाँ जी, अंशिका डन। यस सर। ओके, चलिए अब एक्सेलरेशन ऑफ बी की बात करें अगर, तो सेम फॉर्मूला, यानी एक्सेलरेशन ऑफ बी रिस्पेक्ट टू द लेफ्ट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ द लेफ्ट। तो देखते हैं कि अच्छा बी का एक्सेलरेशन क्या था, वो ऊपर था 4, याद है ना। जब ए नीचे आएगा लिफ्ट के रिस्पेक्ट में 4 से, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बी कहाँ जाएगा, वो ऊपर जाएगा, एक्सेलरेशन ऊपर होगा मतलब। तो 4j, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ बी रिस्पेक्ट टू द लेफ्ट। क्लियर है ये? तो देखो एक्सेलरेशन लिफ्ट 6 आ गया और यहाँ हमने 6 ही निकाला है, तो दोनों वैल्यूज फिर से मैच कर रही हैं।
तो सर ये चेक करने के लिए है? चेक करने के लिए भी है, मतलब चेक भी कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है कि भाई हमने आंसर सही निकाले नहीं निकाले। कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, एक वजह तो ये है। दूसरा ये है कि हमें ऑल्टरनेटिव वेज पता होने चाहिए सेम चीज को सॉल्व करने के, क्योंकि अनलेस यू सर कनेक्ट एक से ना आए तो दूसरे से आ जाए, हाँ जी बेटा, कि सर अगर एक से ना आए तो दूसरे से आ जाए। हाँ जी बेटा, बिल्कुल। चलिए, हो गया बेटा ये। यस सर। अच्छा, आगे जो है आप प्रिपरेशन किस चीज की कर रही हैं, इंजीनियरिंग की या मेडिकल की? सर मेडिकल। मेडिकल ना, ठीक। चलिए, तो मैं एक केस और करवा रहा हूँ, ठीक है ना, उससे आपका ये काफी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। चलिए, मान लीजिए लिफ्ट है, और लिफ्ट क्या बोल रहा हूँ, पुली है, और एक ब्लॉक है, ये दूसरा पुली है, और ये ब्लॉक्स है। उनको नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। ए का जो मास है वो 2 kg है, बी का जो मास है वो ले लेते हैं 4 kg, और सी का मास ले लेते हैं 5 kg। ओके, और ये पुली फिक्स्ड है, फिक्स पुली है ना, इसे P1 नाम देते हैं, इसे P2 नाम दे देते हैं पुली का। एंड P2 इज मूवेबल पुली, मूवेबल मूवेबल पुली, ठीक है जी। और जो आइडियल पुली होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, मासलेस। आइडियल पुली, आइडियल पुलीज आर massless एंड फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस, इसे नोट कर लेना। अब मान लो हमें ए बी सी के एसलेशन निकालने हैं विस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है। तो इसके एसलेशन मैंने ले लिया ए, तो इस पुली का भी नीचे होगा ए, बिकॉज ये दोनों एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। एक ही स्ट्रिंग है ये, स्ट्रिंग नंबर 1। यहाँ दो स्ट्रिंग है एक्चुअली, एक P1 से क्रॉस पास कर रही है, P2 से, तो स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। तो कनेक्टेड बॉडीज जो होती हैं, अगर P1 रेस्ट में है तो ब्लॉक ए अगर स्मॉल ए से ऊपर जाएगा तो पुली विल गो डाउन इन दी विद द सेम एसलेशन, ठीक है। और यहां पर इस पुली के रिस्पेक्ट में, P2 के रिस्पेक्ट में इसका एसलेशन मान लेते हैं हम लोग ए डैश, तो इसका भी रिलेटिव एसलेशन होगा ए डैश। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए डैश क्या है, ए डैश इज द रिलेटिव एसलेशन of 5 kg and 4 kg block with respect to pulley P2। यानी P2 पे बैठ के अगर हम देखेंगे तो हमें दिखेगा कि 5 kg is going downward with the acceleration A dash and 4 kg is moving up with the acceleration A dash। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। तो अब यहाँ पे देखो, टेंशन मैंने ले ली T1 और ये भी ले ली T1, और यहाँ टेंशन है मान लो T2 एंड T2, और ये T2 यहाँ लगेगा ना, अवे फ्रॉम द बॉडी, पुली पे भी ये T1 है। तो सबसे पहले हमें निकालना है द रिलेशन बिटवीन T2 एंड T1, T2 एंड T1। तो हम क्या करेंगे, विल मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम
ऑफ द पुली P2, P2 जो कि मासलेस है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं हम लोग। तो पुली पर जो ऊपर फोर्स लगा वो लगा T1 और नीचे लगा T2 एंड दिस T2, और एक्सेलरेशन किधर है, इसका A है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है, अब हम कहेंगे कि नेट फोर्स जो है वो डाउनवर्ड है, तो T2 प्लस T2 यानी 2T2 माइनस T1 इज द नेट फोर्स, और ये है मास ऑफ द पुली इनटू A, बट मास ऑफ द पुली तो 0 है, तो राइट हैंड साइड आ गया 0, which means T2 is equal to T1. This is my equation 1, the relation between T1 and T2. पर याद रखना ये T1 T2 के बराबर कब आता है, 2T2 is equal to T1 when the pulley is massless। तो पहले से यहाँ तक नोट करो, बात को समझो, कोई क्वेश्चन रेज करना है करो, और फिर हम धीरे धीरे आगे बातों को समझते हुए चलते हैं। सर आपने यहाँ पे 2T2 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे दो दो हैं। हाँ जी बेटा, क्योंकि एक लेफ्ट वाला होगा एक राइट वाला होगा, दो है ना, यस तो इसलिए 2 बार लिखा हमने। सर डन। चलिए, तो यहाँ तक यानी हमें समझ में आ गया कि 2T2 जो है वो T1 के बराबर है। अब हम क्या करते हैं कि एफबीडी ऑफ ए ब्लॉक बनाते हैं ना, एफबीडी ऑफ ए। तो ए जो था वो क्या था, 2 kg का मास था, तो 2 इंटू जी यानी कि 20 न्यूटन, और टेंशन T1 तो ऊपर लगेगी, और इसका एक्सेलरेशन हमने ऊपर माना था फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम, तो इसलिए सूडो तो लगाएंगे नहीं खैर, तो अब यहाँ पे लिखेंगे T1 माइनस 20 इक्वल टू 2 इंटू ए, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो नोट कर लो। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए, दिस ए इज एक्सेलरेशन ऑफ द 2 kg रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सर आपने यहाँ पे 2A क्यों लिखा है? 2a कहाँ लिखा है मैंने? सर यहाँ पे लिखा है ना T1 माइनस 20। अरे मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे ना, मास कितना है इसका 2 और एक्सेलरेशन कितना है 8, तो 2 इंटू ए लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, यस। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी की बात करते हैं। एज सीन फ्रॉम P2, एज सीन फ्रॉम P2 यानी हमने रिलेटिव एक्सेलरेशंस लिए है ना, ये ए डैश हमने क्या माना था, रिलेटिव एक्सेलरेशंस रिस्पेक्ट टू P2। इसका मतलब एज एन ऑब्जर्वर हमें कहाँ जाके बैठना पड़ेगा, हमें P2 पे बैठना पड़ेगा और हम बनाएंगे इक्वेशन।
ठीक है, सर किस पे बैठना पड़ेगा? T2? पी पुली 2। ओके सर। देखो ये मैंने ऑब्जर्वर को बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है ऑब्जर्वर, ठीक है ना, ऑन द पुली, और ये 5 kg ब्लॉक को देख रहा है। सर वैसे ऐसी चीजें हम प्रैक्टिकली नहीं करते हैं ना? ये प्रैक्टिकली नहीं होता, थ्योरेटिकल है ये तो। अब पुली पे जाके कौन बैठेगा, लेकिन ये है कि थ्योरेटिकली है, राइट। यस सर। चलिए, तो P2 पर जाकर बैठ गए और देखा हमने 5 kg को, तो 5 kg का फ्री बॉडी क्या बनेगा देखते हैं। तो 5 kg का ब्लॉक है ये, है ना, तो नीचे जो फोर्स लगेगी वो तो 5 × G लगेगी, चलो G कर देता हूँ। ऊपर T2 लगेगा, याद है हमें अच्छे से। अच्छा, सूडो हमें लगानी पड़ेगी ऊपर, क्यों? क्योंकि पुली का एक्सेलरेशन किधर है? डाउनवर्ड। देखो ध्यान से, पुली का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब सूडो लगेगी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमने लगा दिया सूडो। सर एक्सेलरेशन तो हमने यहाँ पे भी अपवर्ड ही ली थी। नहीं, एक्सेलरेशन तो हमने देखो पुली के रिस्पेक्टिव हमने डाउनवर्ड लिए बेटा। देखो ये ए डैश है, हमने P2 की मतलब डाउनवर्ड्स लिए ना, हमने जो हाँ, B और A है वो तो ऊपर ली थी। देखो मेरी बात सुनो, ए का ऊपर लिया हमने, यस सर। तो इसलिए पुली का तो नीचे होगा ही P2 का। यस सर। लेकिन पुली पर बैठ के हमें 5 kg का किधर लिया? डाउनवर्ड। यस सर। और 2 B का किधर लिया? अपवर्ड। यस सर। ठीक है ना, तो ये बात हमें समझनी है कि हमारा जो फ्रेम है इस वक्त वो कौन सा है? पुली है ना, नॉन एक्सल फ्रेम जो है जहां से हम वर्क कर रहे हैं वो पुली है, और पुली का एक्सेलरेशन क्या है? डाउनवर्ड। इसलिए सूडो फोर्स क्या लगेगी? अपवर्ड। कितनी? 5 × A। क्या ये बात समझ गए? यस सर। ओके, शाबाश। तो 5G वेट है, T2 ऊपर लगेगा, 5A ऊपर लगेगा, एंड एक्सेलरेशन जो रिलेटिव है एज सीन फ्रॉम P2 वो डाउनवर्ड है जो हमने डाउनवर्ड लिया है। तो नेट फोर्स क्या होगी? नीचे होगी, जब एक्सेलरेशन नीचे है तो। ठीक बात है ना? जब P2 से बैठ के हमने एक्सेलरेशन नीचे लिया है तो नेट फोर्स भी तो डाउनवर्ड होगी ना। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 5G - 5A - T2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी M × A डैश। क्या ये बात देखो समझ में आ गई? तो अंशिका ध्यान से देखो इसे, क्या ये क्लियर है? हाँ जी अंशिका बोलो। यस सर। ओके, तो ये थर्ड इक्वेशन भी हमारी आ गई। अब ये हमने किसके लिए बनाया? ओके, ये हमने शायद सी के लिए बना दिया, ये बी लिखा हुआ है मैंने, बट ये सी के लिए बनाया। सी लिख दो यहाँ, है ना, सी था ना 5 kg का। अब बी के लिए बना लेते हैं। अरे क्लियर एकदम, जहाँ कंफ्यूजन हो आप पूछ लेना बेटा, ये मत सोचना कि पूछे या ना पूछे, पूछ ही लेना। तो ये है एज सीन फ्रॉम P2। तो ये मेरा जो बी है वो कितने केजी का ब्लॉक है? वो है 4 kg का ब्लॉक। देखो ध्यान से, इसको देख लो यहाँ, ये 4 kg का ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन हमने ऊपर लिया है, और जो फ्रेम है हमारा P2 उसका एक्सेलरेशन नीचे है, यानी जब एक्सेलरेशन नीचे है तो सूडो कहाँ लगेगा? ऊपर। ठीक है ना, फ्रेम का एक्सेलरेशन नीचे है तो सूडो कहाँ लगेगा? सर ऊपर। वेरी गुड। तो चलिए अब इसका इक्वेशन फटाफट बना लेते हैं। सर पर बी में तो एक्सेलरेशन ऊपर है ना? एक मिनट रुको, किस में? डी में? डी तो है नहीं कोई। सर बी में एक्सेलरेशन ऊपर है, लेकिन फ्रेम का एक्सेलरेशन तो नीचे है ना। अच्छा, मतलब जो पुल है वो नीचे है सर, आप ये बोल रहे पुली का नीचे है। अच्छा, बी का भी नीचे का है, ऊपर है। ए डैश देखो डायरेक्शन क्या है? हाँ सर, तो मैं वही बोल रही हूँ कि ये तो ऊपर है, आपने हाँ, ऊपर नीचे है। बोला। नहीं, एक्सेलरेशन नीचे नहीं बोला। चलो देखते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग। देखो mg तो नीचे मार्क करना है। क्या मास था इसका? 4 kg। बी का मास बोलो बेटा कितना? सर 4 kg। ठीक है, T2 ऊपर लगेगा, 4G नीचे लगेगा, और सूडो ऊपर लगेगी जो 5 × A लगेगी, 4 × A सॉरी। हाँ, एक्सेलरेशन इसका अपवर्ड है, A डैश, इसलिए नेट फोर्स अपवर्ड हो जाएगी, यानी 4A + T2
माइनस 4g इक्वल टू 4 इंटू ए डैश। देखो ये इक्वेशन समझ में आ गई। यस सर। है ना 4a, क्योंकि देखो एसलेशन ऊपर लिया है तो नेट फोर्स भी ऊपर लेनी पड़ेगी ना। तो ऊपर जब लेंगे तो क्या लेंगे 4a प्लस T2 अपवर्ड माइनस 4g नेट फोर्स हो गया इक्वल टू मास इंटू एसलेशन यानी 4 इंटू ए डैश। राइट। अब हमारे जो वेरिएबल है वो कितने देखो T1 है, T2 है, ए है और ए डैश। तो जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन अगर बन जाएं तो वी कैन सॉल्व देम टू गेट द वैल्यूज ऑफ दिस वेरिएबल्स। ठीक है ना, मैथ्स के अनुसार जितने वेरिएबल हैं उतनी इक्वेशन अगर हमें मिल जाती हैं डिपेंडेंट तो हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं और उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है जी अंशिका। यस सर। और हमें 4 इक्वेशन देखो मिल गई हैं। देखते हैं कहां कहां मिली हैं। तो सबसे पहले हमने टी में रिलेशन निकाला 2T2 is equal to T1. This is our equation number 1. Okay. And from the free body diagram of A, this is our equation number 2. Then from the free body diagram of C, this is our equation number 3. And then from B, this is our equation number 4. So we have 4 variables and 4 equations. So we can solve these and get the values of T1, T2, small a and a dash. इसे बेटा नोट कर लो और देखो कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ लो। हाँ जी अंशिका, नोट कर रहे हो बेटा? यस सर। ओके। सर डन। ओके बेटा। तो यानी आज हमने देखो जो इनर्शियल नॉर्मल सीखा, क्या आपकी समझ में आ गया? हाँ जी अंशिका, क्या क्लियरिटी है? यस सर। इसकी प्रैक्टिस लेकिन कर लेना थोड़ी सी, ठीक है? मैं एक दो सवाल और कराऊंगा, उसके बाद हम लोग कंस्ट्रेंट इक्वेशंस करेंगे। जो कनेक्टेड बॉडीज के एसोसिएशंस होते हैं, ठीक है ना, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। तो कंस्ट्रेंट रिलेशंस ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके यस सर। चलिए, ओके बेटा, फिर आज के लिए इतने रखते हैं।